जैसे ही आदमी ने खिड़की खोली, एक तीर बादलों को चीरता हुआ दरवाजे पर लग गया। हैरान होकर उसने उस तीर पर बंधी चिट्ठी को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि अगर वह टोकरी में रखी बंदूक से आसमान में गोली चलाए तो रहस्यमय व्यक्ति उसे साल का किराया अदा करेगा। इतनी अच्छी बात सुनकर आदमी ने सोचा, गोली भरते तुरंत आसमान की ओर गोली चला दी। इसी समय पास में खड़ा ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठकर काम शुरू करने वाला था। तभी उसने देखा कि उसकी कार के कंट्रोल पैनल पर भी चिट्ठी रखी है। उसमें लिखा था कि जैसे ही वह गोली की आवाज सुने, तुरंत अपनी गाड़ी को छिंदा हुआ एवेन्यू ले जाए तो रहस्यमय व्यक्ति उसकी कार की किस्तें चुका देगा। लेकिन ड्राइवर ने ज्यादा नहीं सोचा और चिट्ठी खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने ड्रेसिंग मिरर खोला, उसमें से अचानक 20,000 अमेरिकी डॉलर गिर पड़े। कुछ देर में पास से गोली चलने की आवाज आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी चलाकर छेंगुआ एवेन्यू पहुंचा, लेकिन वह समझ पाता उससे पहले डरावने चेहरे काला आदमी गाड़ी में घुस आया और हिदायत दी वह गाड़ी में बैठे रहे हिलने डुलने की। वह आदमी गाड़ी से रहस्यमय चिट्ठी चला गया। इसके बाद उसने वह चिट्ठी एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को दे दी, जिसमें लिखा था कि उसे 5 सेकंड के अंदर 10 किलो हीरे पैक करने होंगे, वरना बगल में खड़े 2 मसलमैन छुपा हुआ परमाणु बम तुरंत उड़ा देंगे। ऐसी स्थिति देखकर मालिक डर के मारे वहीं के वहीं जड़ हो गया और तुरंत तिजोरी खोलकर अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। मालिक को यह पता ही नहीं था कि मसलमैन का असली काम बस गुस्से में उसे घूरना था, ताकि उसे एक महंगी नाइकी की सूट की पूरी सेट मिल सके। इसके तुरंत बाद कुछ डिलीवरी बॉय पैक किए हुए हीरे ले गए। फिर उन हीरों को ड्राइवर की गाड़ी में रख दिया और उसे वापस उसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जब गाड़ी मंजिल पर पहुंची तो एक चश्मा पहने आदमी ने डिक्की से हीरे निकाल लिए। फिर उसने उन हीरों को एक स्पोर्ट्स कार में रख दिया। इसी तरह रहस्यमय व्यक्ति ने बिना कोई मेहनत किए एक डकैती को अंजाम दे दिया। घटना के बाद पुलिस कमिश्नर ने सभी संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, मानो उन्हें पता ही न हो कि वे एक ज्वेलरी डकैती में फंस गए हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए कमिश्नर को आखिरी उम्मीद चश्मा पहने आदमी से थी, लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा। जी सर, वो अनुभव। असल में चश्मा पहने आदमी का काम बैग लेकर 5 कदम आगे बढ़ना था, और जैसे ही उसने पूरा किया उसकी आंखों का इलाज हुआ। अब जब मामला पूरी तरह से ठप हो गया था तो कमिश्नर को भारत के सबसे तेज जासूस चांग को बुलाना पड़ा। आने के लिए उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन जासूस कदवांग भाई को बुलाना पड़ा। जल्द ही कदवांग भाई ने सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध सांबियाओ को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एक बार में पहुंचे जहां सांबियाओ अक्सर जाया करता था, और वाकई वहीं उन्हें वह मिल गया। जैसे ही मुलाकात हुई, कदवांग भाई ने आगे बढ़कर उससे बातचीत शुरू की। दोनों की बन गई और वे साथ में शराब पीने लगे। सांबियाओ शराब के आगे टिक नहीं पाया और कदवांग भाई ने उसे नशे में धुत कर दिया। उसने अपना अगला निशाना बता दिया। असल में उसका निशाना गैंग के खजाने की चाबी थी, और उसके पास खबर थी कि गैंग 3 दिन बाद चाबी को कहीं और ले जाएगा। उस वक्त वह चाबी छीनकर रातों रात अरबपति बनने की सोच रहा था। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद कदवांग भाई ने तुरंत चीफ के साथ रणनीति बनाई। वे लोग बीच रास्ते में ही सांबियाओ की योजना को नाकाम करने का फैसला कर चुके थे। कुछ ही दिनों में गैंग ने चाबी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। महिला सचिव को लगा था कि इस बार की कार्रवाई किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी आधे रास्ते पर पहुंची, पीछे से 2 मोटरसाइकिलें अचानक आ गईं, और फिर कातिल ने पिस्तौल निकालकर उस पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी। अच्छी बात यह थी कि कार की खिड़कियां चीन में बनी खास बुलेट प्रूफ ग्लास की थीं, इसलिए भले ही कातिल ने फायर किलिंग निकाल लिया, फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन हत्यारे पीछे से आ गए। ऐसा लग रहा था कि सांबियाओ की चाल अब सफल होने वाली है, लेकिन ऐन मौके पर कियांग भाई धुएं के बीच से आया। फिर उसने मोटरसाइकिल चला रहे छोटे कारला को फायर किक मारी। छोटा कारला संभल नहीं पाया और 30 मीटर गिरा। इसके बाद कियांग भाई ने कार सूटकेस उठाकर कातिल पर मारा। एक बाएं किक से एक और छोटे कारला को उड़ा दिया। सचिव ने गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश की। शियाओमेई ने एक लोकेशन चिप फेंक दी। जल्द ही सचिव ने चाबी तिजोरी में पहुंचा दी, पर उसे पता नहीं था कि सांबियाओ पहले उसकी पूरी यात्रा का रास्ता जान चुका था और वे सारे कातिल उसके भेजे हुए मोहरे थे। उसी रात वह अपने लोगों को लेकर बैंक में घुस गया, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि अंदर पहले सब कुछ लूटा जा चुका था। इसी समय पुलिस ने तेजी से बैंक को घेर लिया और सांबियाओ को जल्द पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। पर उसी वक्त पुलिस प्रमुख को अचानक ऊपर से फोन आया, जिसे उन्होंने पकड़ा था। वह सांबियाओ पुलिस का अंडरकवर एजेंट था और असली डाकू उन्हीं के बीच छुपा कियांग था। इस समय कियांग जी ने पहले ही सारे अपराध से जुड़े सबूत जला दिए थे। गैंग के खजाने की चाबी लेकर वह बहुत पहले ही भाग चुका था। इसके बाद कियांग गैंग के मुख्यालय पहुंचा। रातों रात 2 खास बम तैयार किए, फिर आदमियों को भेजकर उन्हें खजाने के नीचे लगवाया और आखिर में सीधे विस्फोट करवा दिया, जिससे खजाना एक एक करके नीचे गिरता चला गया। बहुत जल्दी नीचे खड़ी ट्रक ने खजाने को सुरक्षित पकड़ लिया और फिर वह बड़ी ट्रक तेज रफ्तार से हाईवे पर दौड़ पड़ी। आगे पुलिस की घेराबंदी का सामना करते हुए ट्रक ने सीधे सुपर ट्रांसफॉर्मेशन मोड चालू कर दिया और पल भर में ही पुलिस कार को टुकड़े टुकड़े कर धूल में मिला दिया। ये सब देखकर कमिश्नर डर के मारे वहीं सन्न रह गया और मजबूरन उसने कियांग को रोकने के लिए अंतिम हथियार भेजने का फैसला किया। डिवाइस है जिसमें शक्तिशाली नाइट्रोजन एक्सेलरेशन है, जिससे यह आसानी से सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है। कुछ ही देर में वे डाकू किंग भाई की टोली को पकड़ लेते हैं। इसके बाद आयरन मैन ने सीधे अपनी बांह से घूमने वाला बम छोड़ दिया और जैसे ही वह ट्रक के नीचे चिपक गया, उसने तुरंत विस्फोटक बटन दबा दिया। एक तेज आवाज के साथ एक ट्रक वहीं पर खत्म हो गया और पुलिस अधिकारी सांबियाओ ने सही मौका देखकर बिजली की तरह ड्रिफ्ट किया, स्टीयरिंग को जोर से घुमाया और दूसरी ट्रक को रोक दिया।
लेकिन जब पुलिस ने ट्रक को उड़ा दिया तो पाया कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। असल में किंग भाई ने पहले ही खजाने को 2 और 1 जैसी ट्रकों में ट्रांसफर कर दिया था। गैंग के सरगना ने जब यह खबर सुनी तो गुस्से से तमतमा उठा और तुरंत आदेश दिया कि किंग भाई को हर हाल में पश्चिमोत्तर भेज दिया जाए। जल्द ही बड़ी संख्या में पुलिस पीछे से पीछा करते हुए आ गई और उसे पकड़ने के लिए उन्होंने विशाल खुदाई मशीन भी लगा दी। इसके बाद खुदाई मशीन का बाल्टी किंग भाई की ओर लगातार वार करने लगा, लेकिन किंग भाई ने सीधे ही खुदाई मशीन की लोहे की जंजीर खोल दी, जिससे गिरता हुआ बाल्टी तुरंत पीछे की पुलिस कार पर जा गिरा। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर भी तेजी से किंग भाई की ओर बढ़ने लगा और उसमें बैठे हत्यारे ने उस पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। किंग भाई के साथ लंबे समय से जुड़ी महिला पुलिस अधिकारी शाओ मेई ये देखकर तुरंत आगे बढ़ी और हत्यारे से भिड़ गई, लेकिन गलती से हत्यारे ने उसे प्रशांत महासागर में धक्का दे दिया। अच्छा हुआ कि वह समय रहते हेलीकॉप्टर की रस्सी में लिपट गई और किंग भाई ने जब देखा कि उसकी प्यारी शाओ मेई गिर रही है तो वह सीधे उछलकर ऊपर के आयरन मैन को पकड़ लिया। दोनों के बीच हवा में लगातार संघर्ष के साथ आखिरकार किंग भाई ने उसे हरा दिया और आयरन मैन का सूट पहन लिया। जैसे ही शाओ मेई गिरने लगी, किंग भाई सीधे भारतीय सुपरहीरो की तरह हवा में उड़ा और फिर शाओ मेई को पकड़कर दोनों साथ में गंगा नदी में गिर पड़े। लेकिन इसी वजह से किंग भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने यह देखा, उसने खुद किंग भाई से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। असल में वह पहले ही गैंगस्टरों से मिल चुका था। कुछ ही देर में छोटे गुंडे किंग भाई को घेर लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि किंग भाई ऐसी स्थिति में भी नहीं डरता। वह हाथ में पकड़ी लोहे की जंजीर उठाता है और एक योद्धा की तरह बन जाता है, फिर आसपास के गुंडों पर वार करने लगता है। कुछ ही देर में किंग भाई ने सभी को जमीन पर गिरा दिया। बहुत जल्दी काले सरदार को खबर मिलती है और वह मौके पर पहुंच जाता है। फिर सैकड़ों गुंडों को भेजता है ताकि किंग भाई को पश्चिमोत्तर भेजा जा सके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही गुंडे ने डंडा उठाया, वह अचानक रुक गया। असल में ये सभी लोग किंग भाई के ही आदमी थे। इसके बाद उन्होंने रुख बदल लिया, काले सरदार के आदमियों को खत्म कर दिया। फिर सबने मिलकर लोहे की जंजीर उठाई और एक प्रतीक चिन्ह खड़ा किया। असल में सामने खड़े किंग भाई वही गैंगस्टर ग्रुप के बड़े बेटे हैं। 10 साल पहले किंग भाई के पिता को काले सरदार ने मार डाला था। फिर काले सरदार ने सत्ता हथिया ली और आज की अपनी हैसियत बना ली। किंग भाई इस बार लौटे थे अपने पिता का बदला लेने के लिए। पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन में अंडरकवर बनकर जानकारी इकट्ठा की, फिर जानबूझकर अपराध किया ताकि बाहर निकले। किंग भाई ने अपने पिता का कारोबार संभाला और कंपनी में वापस आ गए। उन्होंने कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल अपने गांव के विकास के लिए किया। बाद में किंग भाई ने फिर से शाओ मेई को ढूंढ निकाला और दोनों ने साथ में खुशहाल जीवन बिताना शुरू कर दिया। इसी के साथ फिल्म भी समाप्त हो जाती।